है वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज का हमारा टॉपिक है डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। कल हम लोगों ने लेक्चर के अंदर बेसिकली स्कोप ऑफ टोटल इनकम किया था। वहाँ मैंने आप लोगों से कहा था कि सेक्शन 7 और सेक्शन 9 ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ डीम्ड को एक्सप्लेन किया गया है कि किन सिचुएशंस में हम इनकम को डीम करेंगे कि रिसीव हुई है, किन सिचुएशंस में हम इनकम्स को डीम करेंगे एक्रू अराइज इन इंडिया हुई है। तो सेक्शन 7 जो है आज हम उसकी बात करेंगे, जहां पे इनकम डीम्ड टू रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, इंडिया में इसे डीम कर लिया जाएगा कि ये भारत में आपको रिसीव हुई है। वो कौन कौन से सिनेरियोज हैं। सो सबसे पहले जो रिसीट ऑफ इनकम है उससे आप लोग क्या समझते हो। रिसीट मतलब क्या? रिसीट का मतलब होता है जब आपने फर्स्ट ओकेजन में इनकम को रिसीव किया। ठीक है, आपका मनी जो है आपके कंट्रोल में जो फर्स्ट टाइम आया। मान लो कि आपने अभी दिसंबर की सैलरी रिसीव की, ठीक है, उसके बाद आपने इसे बैंक में डाल दिया, आपने इसे खर्च नहीं किया और फरवरी में आपने इस पैसे को विड्रॉ किया। तो यहाँ पे ये जो पैसा आपने विड्रॉ किया है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। फर्स्ट रिसीव कब है? दिसंबर में, जब आपके हाथ में आया था। तो इस बेसिस पे टैक्स हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करने लगूंगी तो मान लो आपकी सैलरी जो है वो 2 करोड़ रुपए है ठीक है, अब आप फरवरी में उसे विड्रॉ कर रहे हो 2 करोड़, तो ये आपकी सीधे सीधे 4 करोड़ होगी। बट एक्चुअल में आप क्या बोलोगे कि अरे मिला तो मुझे 2 करोड़ ही है ना, एक ही बार तो टैक्स होगा इनकम। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ बहुत अच्छे से याद रखना है। तो हम जब डीप टू रिसीव की बात कर रहे हैं ना, तो हम फर्स्ट टाइमर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है एज इनकम, ठीक है, अगर वो रेमिटेंस या ट्रांसमिशन है तो उस केस में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर वो रेमिटेंस या ट्रांसमिशन है तो उसे इनकम नहीं बोला जाएगा। ठीक है, कल मैंने ये आप लोगों से वैसे भी पूछ के छोड़ा था, तो ये उसका जवाब भी है। रेमिटेंस या ट्रांसमिशन दोनों में से कोई भी वर्ड होता है, इसका मतलब क्या है, पहले से ही खाई कमाई इनकम है, उसको आप रेमिट कर रहे हो भारत में या किसी देश में, तो फिर वो फर्स्ट टाइमर नहीं कहलाती, इसलिए वो भारत में टैक्स नहीं होगी। ठीक है, अब डीम टू रिसीव किसे मान लेंगे, तो यहाँ पे 3 ही सिचुएशंस हैं जिसको बहुत क्लियर कट से इंस्टीट्यूट ने हमें बताया है, और ये तीनों की तीनों जो हैं ये कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं आपके आरपीएफ से या पेंशन से। ठीक है, सो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर जो एक्सेप्टेबल एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो क्या होता है? अप टू 12% और इंटरेस्ट अप टू 9% है, 9.5%। सो 12% से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन होगा ना, किसका? आप अपनी ही इनकम से कंट्रीब्यूट करो तो फर्स्ट हैंड में आपकी इनकम तो टैक्स हो चुकी ना, है ना, तो उसकी बात नहीं कर रहे। तो 12% से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होगा, राइट। और ऐसे ही इसमें जो इंटरेस्ट आ रहा है वो मोर देन 9.5% अगर होगा, तो इन दोनों ही सिचुएशन में जो अमाउंट आएगी उसको हम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इनकम मान लेंगे। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज इन रिलेशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सो 12% से ऊपर का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट 9.5% पर एनम, अगर इससे ऊपर होगा तो ये दोनों की दोनों डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है रिगार्डिंग पेंशन स्कीम, राइट। कौन सा? 80 CCD। 80 CCD में जो कवर होती है पेंशन स्कीम, अगर उस पेंशन स्कीम के अंदर कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है एज एन एम्प्लॉयर, क्योंकि हम यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं? एम्प्लॉयर का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस पेंशन स्कीम के अंदर कुछ भी अमाउंट अपनी तरफ से दे रही है, या कोई भी और एम्प्लॉयर है, अदर एम्प्लॉयर है ना, आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हो या किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहे हो, तो अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सो यहाँ पे इन दोनों ही लोगों का मीन्स द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, और मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए मेंशन किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाने से उसको यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो पेंशन स्कीम 80 CCD में अगर कोई एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, सो वो कंट्रीब्यूशन भी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एज एन इनकम मान लिया जाएगा।
ठीक है। वैसे मैम हमने इसे सैलरी में भी ये समझा हुआ है, क्योंकि हम सैलरी में ले आते हैं इसे। हाँ, वो आ ही यहाँ से डिराइव होके रहा है सेक्शन 7 की वजह से। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जब हम अमाउंट मूव कराते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में आपका कुछ पड़ा हुआ था अमाउंट, अब आपने उसे मूव कर दिया है टू दी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो उस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में मूव करते वक्त जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट देयर ऑन, ये दोनों की दोनों ही अमाउंट जो होंगी, दिस इज डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया एज एन इनकम, इसे हम इनकम मान लेंगे। दिस इज क्लियर आई गेस टू एवरीवन। सो बेसिकली इसका मोटो क्या है यहाँ कहने का, वो कह रहा है जो भी आप एज एन सैलरी रिसीव करते हो, सैलरी के पोर्शन ही तो है ना ये सब, ठीक है। सो जो भी ये भी रिसीव कर रहे थे वो तो हम आपके हाथ में टैक्स कर ही चुके, बट यहाँ पे अगर आपका एम्प्लॉयर किसी थर्ड पार्टी को आपके बिहाफ पे पेमेंट कर रहा है और वो आपको बेनिफिट कर रही है, तो इट साउंड्स लाइक सैलरी टू मी, इट साउंड्स लाइक, बट ये स्पेसिफिकली सैलरी में मैं बोल नहीं पाया। सो फिर सेक्शन 7 की हेल्प लेके मैंने इसे डीमिंग प्रोविजन में डाल दिया और मैं इसे कहता हूँ, मैं इसे मान लूंगा कि ये आपकी इनकम ही है जो भारत में रिसीव हुई है, और यहाँ पे ये अप्लाई करता है सारे के सारे एम्प्लॉयज पे, वेदर दे आर वर्किंग आउटसाइड इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडियन कंपनी, ठीक है। सो ये सारी की सारी रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी, ठीक है, और इसे इसी तरीके से हम भारत में टैक्स करेंगे। इससे रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन में कभी कुछ पूछा नहीं जाता है, क्योंकि सैलरी इज मोर और लेस इंटर का कॉन्सेप्ट बना दिया है, तो इंटर में ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, इसके फाइनल में इसे टच नहीं किया जाता है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन पर्पज आई जस्ट वांटेड टू कवर दिस हियर। अब हम कल वाले लेक्चर में करेंगे सेक्शन 9 एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड लेंदी एज वेल। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा आपको शॉर्ट में उसे कंप्लीट कराऊँ, बट जितना भी वो टाइम लेगा आई विल डू दैट। आप लोगों को जो भी वीडियो लंबी लगती है, जैसे कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस था, वहाँ ABOI टेस्ट हमने किया था और हमने वहाँ पे पोएम भी किया था, तो उसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हो 1.5 तक, इनफैक्ट 1.75 तक भी इट्स ओके। अगर आप सुनते हैं तो उससे आपका लेक्चर जल्दी ख़त्म होगा, प्लस आपका कोई भी चीज़ स्किप नहीं होगी। तो उसको डिटेल में जिसको भी सुनना है, इवन फॉर मई 2026 ज़्यादा चेंजेस नहीं है फाइनेंस एक्ट 2025 में, इन वीडियोज़ को वो सुन सकते हैं, ये वाली जो मैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ दे रही हूँ। थैंक यू सो मच।